हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। बिहार में काबा, तो बिहार में बहार बा। किसका? भर्तियों का। जी हाँ, इस समय बिहार सरकार भर्तियों को लेकर के तांडव मूड में है। जी हाँ, एक के बाद एक भर्तियां आ रही हैं बिहार सरकार के द्वारा। अभी आप लोगों ने देखा 1,70,000 पदों पे शिक्षक भर्ती। उसके बाद से अभी पुनः शिक्षक भर्ती आने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद अभी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे 21,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और फिर अगले साल तक 24,000 और पदों पे भर्तियां आने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार एसएससी यानी 10+2 की भर्ती आई लगभग 12,000 पदों पे। और अब आपके सामने है बिहार दरोगा भर्ती। जी हाँ, बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा अवसर है आपके पास। और अभी 30 सितंबर को बिहार दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो बिहार दरोगा में 1275 पदों पे दरोगा बनने की ये भर्ती। इसके बाद एक और दरोगा की भर्ती आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये 1275 पदों पे दरोगा की भर्ती है आपके सामने। तो अन्य राज्यों में जहां रोजगार का सूखा है, बिहार में इस समय बहार है। किसकी? भर्तियों की। तो आइए हम जानते हैं इस बिहार दरोगा भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में कि इसमें एक सीट प्राप्त करने के लिए आपको किन किन चयन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे बात करें तो अभी बिहार सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा बिहार सरकार में 1275 पदों पे, कितने? तो 1275 पदों पे दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आवंटित किए गए हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की यानी अनारक्षित वर्ग की, तो उसके लिए कुल 441 पद आवंटित किए गए हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद हैं। जबकि ईबीसी, तो बिहार में ईबीसी यानी अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए 238 पद और बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद हैं। जबकि बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए 82 पद आरक्षित किए गए हैं। जबकि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 275 पद, एसटी के लिए 16 पद और इस बार ट्रांसजेंडर के लिए 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए पदों की संख्या है। और बिहार राज्य के अलावा दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो पूरी बात हुई भर्ती प्रक्रिया में पदों के ब्यौरा के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि इस भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे आवेदन के लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, और यदि आप ये योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन करने हेतु आप उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आयु के गणना की। आयु लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए कितना? 20 वर्ष। जी हाँ, कम से कम 20 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये 20 वर्ष आयु की गणना होगी 1 अगस्त से। कब से? तो कह लीजिए 1 अगस्त से इसकी गणना होगी। यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष हो गई हो। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 37। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम है कितनी? तो 40। उसके अलावा जितना भी आरक्षण है अलग अलग कैटेगरी में वो आपको मिलेगा। तो हम कहें कि आप अपने एज लिमिट की गणना कब से? तो 1 अगस्त 2023 के आधार पे। तो ये तो आयु की योग्यता हो गई। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आपको इस पद का आवेदन करने के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो आपको देश के किसी भी विश्वविद्यालय से कह लीजिए ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या? तो आप यदि ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो। और खास बात, अपियरिंग वालों के लिए कोई मौका नहीं है। जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। अब आगे बात करते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। तो कहना इस भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड क्या रखा गया है, यानी शारीरिक रूप से आपकी क्षमता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले
हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे। तो ऊंचाई की अगर बात करें तो यदि आप जनरल और बीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, यानी जनरल और बैकवर्ड क्लास से आप संबंधित हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। जबकि ईबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। जबकि महिलाओं के लिए हाइट रखी गई 155 सेंटीमीटर। तो पहली जो शारीरिक दक्षता है वो है हाइट की, ऊंचाई की, और ये कह लीजिए ना कि 165, 160 और 155 सेंटीमीटर अलग अलग कैटेगरी के लिए ये योग्यता रखी गई है। अब बात करें चेस्ट की, सीना की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और इसमें जनरल, बीसी और ईबीसी इन तीनों के लिए कॉमन रखा गया है। तो न्यूनतम जो सीना होना चाहिए बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर, जबकि 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ अधिकतम होना चाहिए कितना, तो कहिए 86। तो हम कहें न्यूनतम फुलाव कितना, तो 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए। तो जनरल, बीसी और अगर ईबीसी से संबंधित है तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ कम से कम कितना, 86 सेंटीमीटर। एससी और एसटी की बात करें तो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ न्यूनतम अधिकतम की बात करें तो 84 सेंटीमीटर। तो ये आपके चेस्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करें महिला अभ्यर्थी तो इनके लिए वजन की क्राइटेरिया रखी गई है, और उनका वजन होना चाहिए न्यूनतम कितना, तो कम से कम न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम वजन होना चाहिए कितना, 48 किलोग्राम। तो ये पूरी प्रक्रिया है किसके लिए, तो शारीरिक दक्षता। अगर इतनी योग्यता को आप फॉलो करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करें अगली नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी इस पद के लिए नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया कैसी है और किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो एक एक करके बात करें। सबसे पहले ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है आपकी 3 चरणों में पूरी होगी। कितने चरणों में, 3 चरणों में पूरी होगी। तो सबसे पहले चरण की अगर बात करें तो सबसे पहले चरण में लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो लिखित परीक्षा है ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, प्रारंभिक लिखित परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा। तो आइए बात करते हैं कि इन दोनों चरणों में योग्यता। सबसे पहले बात करें प्रारंभिक लिखित परीक्षा की, तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा में आपको एक पेपर देना होगा, और ये पेपर में कुल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100। तो ये 100 प्रश्न आएंगे कहाँ से, तो बस आप याद रखिए सामान्य ज्ञान, यानी कह लीजिए जीएस और करेंट अफेयर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 के जो 100 प्रश्न हैं वो सामान्य अध्ययन, जीएस की बात करें, जीएस, जीके कहिए, करेंट अफेयर्स कहिए, इनसे आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन 100 प्रश्नों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाए। तो टाइम की बात करें तो अच्छा खासा टाइम है, 2 घंटे में जीएस के और करेंट अफेयर्स के, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपके लिए समय, और इसके लिए जो निर्धारित अंक है वो 200, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक प्रश्न है उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 100 प्रश्नों के लिए कुल अंक होंगे 200। न्यूनतम अंक की बात करें तो इस परीक्षा में आपको कम से कम 30% अंक लाना है। तो 30% से ये आप कतई मत समझ लीजिएगा कि यदि हम 30% से अधिक लाते हैं तो हम अगले चरण के लिए क्वालिफाई, यो न्यूनतम मार्क है, उससे कम नंबर, उससे अधिक आपको लाने ही हैं, लेकिन उससे जितना ज़्यादा आप लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये न्यूनतम बस ये क्राइटेरिया है कि इससे कम होना नहीं चाहिए, अधिकतम आपको जितनी मेहनत करके ला सकते हैं, क्योंकि इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थियों को, कितना, तो 20 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। तो 20 गुना अभ्यर्थियों में आने के लिए आपको 30% से ज्यादा, अधिक से अधिक नंबर लाने होंगे। तो ये रही हमारी प्रारंभिक लिखित परीक्षा की प्रक्रिया, और इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 अंक काटे जाएंगे एक, यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तब। अब बात करें
द्वितीय चरण की जो परीक्षा है, तो द्वितीय चरण में मुख्यतः लिखित परीक्षा आयोजित किया है। मुख्य लिखित परीक्षा ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगी, यानी ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे और इसमें 2 पेपर होंगे। जी हाँ, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में एक पेपर जीएस और करंट अफेयर 100 प्रश्न होंगे और उसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और वो 20 गुना अभ्यर्थी देंगे मुख्य लिखित परीक्षा। तो मुख्य लिखित परीक्षा मुख्यतः 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। तो 2 पेपर कौन कौन है? तो 2 पेपर है। प्रथम पेपर की बात करें सामान्य हिंदी, जी हाँ जनरल हिंदी की बात करें और इससे कुल 100 प्रश्न आपसे मल्टीपल चॉइस के आधार पे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 और एक प्रश्न यहाँ भी होगा 2 अंक का। इसके लिए आपको 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल अंक होंगे कितने? 200। तो हमने कहा मुख्य परीक्षा में पहला पेपर हिंदी का और पहले पेपर हिंदी में 200 अंकों का परीक्षा होगा, 100 प्रश्न आएंगे आपके लिए और इसके लिए भी निगेटिव मार्किंग है 0.2 अंक की बात करें। अब द्वितीय पेपर की बात करें तो द्वितीय पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता इन सभी से संबंधित आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कह लीजिए ये भी पूरे प्रश्नों की तो बात करें 200 अंकों की ये दूसरा पेपर यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर है ये 200 अंकों का। तो हमने कहा 200 अंकों का हिंदी और 200 अंकों का सामान्य अध्ययन, यानी जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी ये टोटल 400 अंकों की होगी। कितने की? तो 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इस मुख्य लिखित परीक्षा से कुल 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थी यानी जितना नोटिफिकेशन है यानी 1275 यदि पद हैं तो इन 1275 पदों के 20 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे, जबकि मुख्य परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए। कितने अंकों में? तो 400 अंकों में। अब बात करते हैं अगले, तो अगला हमारा चरण है तृतीय चरण और ये जो तृतीय चरण है ये मुख्यतः शारीरिक दक्षता से, यानी शारीरिक दक्षता के जो मानक हैं यदि आप इनको पूरा करते हैं तब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले बात करें तो शारीरिक दक्षता में आपकी रनिंग है यानी दौड़ है। तो दौड़ की अगर बात करें तो सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी को 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है। 6 मिनट 30 सेकेंड में यदि आप इस 1600 मीटर की दौड़ को पूरी करते हैं तो आप दौड़ में सफल हैं। अगर इससे अधिक समय आप लेते हैं तो आप इससे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी को 6 मिनट में पूरा करना है। ये तो रही दौड़ की बात करें। फिर उसके बाद हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद में सभी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4 फीट की हाइट से कह लिया 4 फीट की ऊंची कूद लगानी है, जबकि महिलाओं के लिए 3 फीट ऊंची कूद का प्रावधान रखा गया है। तो हमने बात की दौड़ की और ऊंची कूद की। तो दौड़ और ऊंची कूद में यदि इतने आप योग्य हैं तो आप अगले प्रक्रिया के लिए, तो अगली प्रक्रिया है लंबी कूद की यानी लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप की बात करें तो सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप रखी गई है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 9 फीट की दूरी को जंप करना है। अच्छा, अब बात करें गोला फेंक की। जी हाँ, गोला फेंक, वजन फेंक की बात करें तो आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो कितनी दूरी तक फेंकना है? तो 16 फीट की दूरी तक फेंकना है और ये 16 पॉइंट यानी आप लगभग अनुमान कर लिए 7.26 किलोग्राम का गोला होगा और उसे आपको कम से कम 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। जबकि महिला अभ्यर्थियों की बात करें
तो 12 पॉइंट यानी लगभग 5.44 किलोग्राम की दूरी तक आपको ये फेंकना होगा, जबकि 12 फीट तक ये दूरी फेंकनी होगी। तो गोला फेंक की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक, जबकि महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 12 फीट की दूरी तक इन्हें क्या करना है, फेंकना है। तो ये रही पूरी आपकी शारीरिक दक्षता की, और यदि ये शारीरिक दक्षता आप पास कर लेते हैं तब आपकी तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट यानी अंतिम जो मेधा सूची है वो तैयार की जाएगी, और अंतिम मेधा सूची किस आधार पे, तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पे। तो मुख्य लिखित परीक्षा अभी हमने पढ़ा 2 चरण में, हमने कहा प्राथमिक और कह लिए ना 2 चरण, यानी प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। यानी हिंदी के हमने पढ़े कि हिंदी के 200 अंकों की परीक्षा और जीएस की कह लिए सामान्य अध्ययन की 200 अंकों की, यानी टोटल जो 400 अंक हैं मुख्य परीक्षा के, इन 400 अंकों के आधार पे ही आपकी क्या तय की जाएगी, मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ 1275 उम्मीदवार होंगे उनका अलग अलग आरक्षण विधियों से चयन किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रही किसकी, तो बिहार दरोगा भर्ती 2023 की। अगर इतनी योग्यताओं को आप पूरा करते हैं तो ये भर्ती आपके लिए है, और मेहनत करके आने वाले कुछ महीनों में मेहनत करके दरोगा की भर्ती में आप सफल हो सकते हैं और अपने सीने पे एक स्टार लगा सकते हैं। तो पूरी चयन प्रक्रिया आपको समझ में आई। फिर मिलेंगे अगली क्लास अगली सूचना के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।